Hi everyone, welcome to Go Classes. Today we have a very special person with us. He has cracked All India rank 29 in GATE 2023. But the most important point is he had 15 backlogs in his BTech. 15. Okay, that is 15. Okay, so those many backlogs he had in his BTech, and still he got All India rank 29 in GATE Computer Science 2023. And now he is going to join some top IIT, maybe IIT Bombay, IIT Delhi और IISc Bangalore. तो मैं स्वागत करता हूं शिशिर रॉय, a very brilliant student of Go classes, and we are very proud of his achievement. But actually after the GATE exam, जब गेट का रिजल्ट आया तब मैंने शिशिर से बात करी कि शिशिर एक अच्छा सा इंटरव्यू करते हैं. तब मुझे पता लगा कि शिशिर जो इतने अच्छे आंसर्स शिशिर ने गेट ओवरफ्लो के ऊपर लिखे हैं, अगर किसी ने भी अगर शिशिर के आंसर अगर गेट ओवरफ्लो के ऊपर अगर देखे हैं तो आपको पता लगेगा कि कितने बेस्ट, कितने ब्रिलियंट आंसर्स हैं. और आप कभी ये सोच भी नहीं सकते कि शिशिर की बीटेक के अंदर 15 बैकलॉग्स होंगे. तो शिशिर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर टॉप रैंक इन द गेट एग्जाम, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन. आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है. बीटेक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एकदम होपलेस फील करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ये इंस्पायर करने वाला है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी सर. तो शिशिर, स्टार्ट करते हैं. पहले तो चलो थोड़ा सा आपके बीटेक के बारे में डिस्कस करते हैं. उसके बाद में हम आपके गेट की जर्नी के ऊपर भी आएंगे. तो पहले आप बताइए कि क्या हुआ बीटेक के अंदर, क्या हुआ ऐसा? सर एक्चुअली क्या हो गया, मेरा जो फर्स्ट 3 सेम है उसमें हमारे सीएस के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं. तो वहां जाके मतलब मेरे बैक बहुत सारे लग गए थे, मतलब एक के बाद एक 15 हो गए टोटल. मीन्स 15 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम भी बैक है, ऐसा भी है. तो वो सी फर्स्ट 3 सेम की वो स्टोरी है. फिर उसके बाद 4th सेम से मैंने मीन्स ट्राई किया अपने आप को मतलब ऑन ट्रैक लाने का. 4th 5th सेम आते आते फिर मेरा वो हो गया. फिर आपने क्लियर कर ली जो बैकलॉग्स थी, वो आपने क्लियर कर ली हाँ, वो 5th 6th क्लियर कर सेमेस्टर लिया. तक. हाँ, ओके. 5th 6th तो सेमेस्टर हो गया. आपकी जो बैकलॉग्स हैं, 15 बैकलॉग्स आपकी हैं, वो इस तरह से हैं कि जैसे आपकी किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगी, आपने उसका हाँ फिर से 1 साल बाद आपने उसका पेपर दिया, हाँ राइट, और फिर से उसमें बैकलॉग लग गई, फिर हाँ आपने पेपर दिया. ऐसे. हाँ, ऐसे 2-3 बार हुआ है. जैसे केमिस्ट्री के मैंने शायद 5th टाइम में मेरा निकला था पेपर, लास्ट अटेम्प्ट. मीन्स अगर वो नहीं निकलता तो फिर मेरा 1 साल ड्रॉप हो जाता था कॉलेज ओके. में ही. ओके. सो शिशिर, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो गेट के सिलेबस के अंदर है जिसमें आज आप मास्टर हो, आप फील करते हो कि मैं उस सब्जेक्ट के अंदर मतलब चाहूँ तो सेमेस्टर के एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकता हूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आपकी बैकलॉग लगी हो? हाँ सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब हमको EM1 EM2 EM3 थे. उसमें से आई गेस मेरे 2 और 3 बैक थे. ओह. ओके. और ओके. आज मतलब मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सब. यस. मींस थैंक्स टू सचिन सर. शिशिर को जब मैंने पूछा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी सब्जेक्ट की, तो शिशिर ने बोला प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा. ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी जो आपने दी थी उसके अंदर, राइट? और उसी हाँ में आपकी बैकलॉग भी लगी, वो भी 2-3 बार में निकली. हाँ सर, इवन जो पहले हमको मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते थे वो कैसा, जैसे आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है, वो बस एक ये दे देते थे, सेट ऑफ रूल्स दे देते थे कि अच्छा ऐसा ऐसा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और आ जाएंगे. मतलब कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं. उसके बाद में लीनियर इंडिपेंडेंस ये सब क्या रहता, लीनियर डिपेंडेंस क्या रहता, कॉम्बिनेशंस क्या रहते वेक्टर्स के, वो मीन्स मीन्स मतलब मेरे को समझा ही नहीं आज तक कभी. आज इधर मतलब इवन जो मैंने पिछले साल प्रिपेयर किया था उसमें भी ऐसे ही था कि मैंने सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोसीजर ये कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, लर्न कर लिए कि अच्छा ये फॉलो करना है और फिर हमको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे. लेकिन यहाँ वो क्लासेस में आने के बाद में वो चेंज आया कि ठीक है हमको पहले तो सर ने 4-5 लेक्चर तो आई गेस उसमें ही निकाल बता दिए थे ना कि बेसिक्स क्या है. इवन टचिंग द जो गेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो टच करने के पहले ही 4-5 लेक्चर उसमें हमने स्पेंड कर लिए थे. और 4-5 लेक्चर यानी 8-10 घंटे, क्योंकि वो क्लासेस के लेक्चर तो थोड़े लंबे रहते थे. राइट.
तो एक्चुअली शिशिर, ऐसा नॉर्मली होता है कि जैसे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सोल्व करने का एक प्रोसीजर रट लेते हैं स्टूडेंट्स। एक हाँ प्रोसीजर हाँ फिक्स की हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक फिक्स प्रोसीजर रट लेते हैं। सेम आइगन वैल्यूज का एक फिक्स प्रोसीजर रट लेते हैं। तो ये चीज मैंने देखी है। अगर आप देखोगे, जब भी कोई स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट, इस तरह के कॉन्सेप्ट का उनको कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने एक प्रोसीजर रट रखा है कि भाई पहले ये करना है, फिर रैंक निकालनी है, फिर अगर रैंक इतनी है तो इतना हो, यह हो जाएगा, ऐसा सा कुछ एक प्रोसीजर है, राइट? ठीक है, तो वो प्रोसीजर स्टूडेंट्स रट लेते हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपने फाइनली बेसिकली उसको समझा कि एक्चुअल में चीज क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ओके, ऐसा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जो सचिन पढ़ाते हैं। मैं तो काफी टाइम से लीनियर अलजेब्रा के टच में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इस तरह से कुछ शुरुआत के जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ ये बेसिक्स कवर करने में निकलते हैं। उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, वो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, राइट? हाँ ओके। तो शिशिर, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरव्यूज सचिन सचिन सर ले रहे हैं। तो एक्चुअली, तो जब मुझे आपका पता पता लगा कि आपने ऑल इंडिया रैंक 29 निकाली, लेकिन आपकी बीटेक के अंदर बैकलॉग्स थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि मेरी भी बीटेक के अंदर हाँ 14 बैकलॉग्स थी। और ये 14 यूनिक बैकलॉग्स हैं। ये आपकी तरह रिपीटेड वो नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 2 बार आ गई, ऐसी नहीं। मेरी 14 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बैकलॉग्स थी। और अगर मैं काउंट करूं आपकी तरह की मेरी मतलब रिपीटेड, अगर मेरी कितनी बार आई कि किसी सब्जेक्ट में 2 बार आ गई या 3 बार आ गई, ऐसा अगर मैं काउंट करूं तो शायद ये 25 है। ओके, ये मेरा बीटेक का था। तो अभी जब मुझे आपका पता लगा कि अच्छा ऐसा आपने, क्योंकि मैंने आपको पूरे साल देखा, ठीक है, आपको गेट ओवरफ्लो के ऊपर आपने आंसर्स लिखे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने एक होता ना कि टेक्निकली करेक्ट, इतने खूबसूरत आंसर्स होते हैं आपके। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा आप भी मतलब मेरी वाली कैटेगरी के अंदर हैं। ठीक है। तो फिर जब मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसा हुआ है कि चलो फाइनली अब मैं ये मानता हूं कि चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं इस कैटेगरी में, आप हैं, और भी होंगे, और भी होंगे। लेकिन काफी मुझे अच्छा लगा कि आपने जो अपना बीटेक का जो एक फेलियर था, या बीटेक की जो भी मतलब ये बैकलॉग्स थी, उन चीजों को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे। आप उस लेवल पे आ गए हो, अब आप उन बैकलॉग्स पे हंस सकते हो। जब आपकी वो बैकलॉग आ रही थी, तब आपको दुख दुख हुआ होगा, राइट? बैकलॉग हाँ आते हैं तो खुश खुश तो कौन होगा? ऑब्वियस। तो आपके दोस्तों ने आपको बोला होगा कि यार क्या कर रहा है, थोड़ा पढ़ाई कर ले। ठीक है। तो हाँ लेकिन आज आपके दोस्त, हर कोई उन चीजों के ऊपर हंस सकता है बैठ के कि यार सही था, चलो सही था, जो था अच्छा था, राइट? हाँ तो तो एक्चुअली एक ये जो इंटरव्यू है, दिस इज बेसिकली आई कैन से 25 बैकलॉग्स टू 15 बैकलॉग्स। 50। ओके। सर ओके, मेरे तो पास काफी। मार्कशीट, हेलो। हाँ यस। सर, मेरे पास मार्कशीट भी टोटल 18 है, मीन्स 8 सेम के टोटल 18 मार्कशीट। हमको ओके। मतलब यूनिक बैकलॉग्स के मार्कशीट नहीं मिलते, हमको सेम वाइज रहती है। तो राइट, ये राइट। भी एक अचीवमेंट है, ऑलमोस्ट 2 टाइम से भी ज्यादा। अच्छा, नॉर्मली 8 सेमेस्टर, तो हर सेमेस्टर की एक मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास टोटल 18 है। मेरे पास हाँ भी होंगी, मैंने अभी मुझे याद नहीं है। शिशिर, जब मैं बीटेक करके निकला था, जब मैं एक बार आईआईएससी बैंगलोर चला गया, उसके बाद में हाँ मैंने वो चीजें, मतलब उससे पहले मेरे को याद रहती थी कि मेरी कितनी बैकलॉग हैं, कितने यूनिक सब्जेक्ट्स में हैं, कितनी रिपीटेड बैकलॉग हैं, कितनी मार्कशीट हैं, सारी चीजें मुझे याद थी। लेकिन अभी काफी टाइम हो गया उन चीजों को। उसके बाद तो आईआईएससी बैंगलोर से निकल के आ गए। तो वो चीजें अब मैं तो भूल चुका हूँ, लेकिन चलो आपका जो डेटा है वो स्टूडेंट्स को काफी इंस्पायर करने वाला है। तो 8 सेमेस्टर के अंदर 8 की बजाय 18। वाह, 18। नाइस। ओके। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्चुअली। पक्का, मतलब मैं बता रहा हूँ, बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो स्टूडेंट्स जो अभी तक गेट का नहीं सोच रहे, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक गेट का नहीं पता, या गेट की तैयारी करने का अभी तक जिन्होंने नहीं सोचा है, वो पक्का इस इंटरव्यू को देखने के बाद में एक बार सोचने वाले हैं कि यार अपन भी कर लेते हैं हाँ ऐसा। सर, मेनली जो बीटेक के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये जो हमें अभी पढ़ा रहे करंट करिकुलम में, ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं, ये अभी कहाँ काम में आएंगी, ऐसा सब मतलब नॉर्मली सोचते हैं। इवन मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। ठीक है, लेकिन जब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे कहीं से, तो आपको उसके एप्लीकेशंस भी समझेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये बेस है, इसके ऊपर नई नई चीजें डेवलप हो रही है, तो वो इंटरेस्ट अपने आप जाग जाता है।
राइट, तो राइट। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कॉमन बीटेक के स्टूडेंट्स का रहता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों का। ये आई गेस थोड़ा सा इंडिया में अगर इसका ये चला, मीन्स लोग अगर थोड़ा ये हो गए, क्या बोलते हैं, उनको अगर थोड़ा पता चला कि नहीं सही में ये यूजफुल है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यूजफुल नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। वो मतलब इतना सिर्फ एक दिन पहले पढ़ते हैं और बस पास होने का देखते रहते हैं। तो शिशिर, ये ये एक्चुअली कल्चर चेंज होने वाला। ये एक्सपोजर की कमी है। हाँ। स्टूडेंट्स जो बीटेक के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, टीयर 1 से लेके टीयर 3 तक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोडिंग कर लेते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह कर लेते हैं, ये दो चीजें कर लेते हैं, यही है सब कुछ, ठीक है। उनको बाकी चीजें, हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, उनको बाकी सारी चीजें, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बाकी सारी चीजें फालतू लगती हैं। तो हम्म। उनको लगता है कि हाँ, कोडिंग कर लेते हैं, एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह कुछ कर लेते हैं, तो ये चीजें करते हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप गेट की तैयारी करते हैं, चलो गेट की तैयारी मत भी करो, ठीक है, तो भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जो गेट का सिलेबस जिन्होंने भी डिजाइन किया है, जो आईआईटी आईआईएससी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उस सिलेबस के अंदर बेसिक चीजें रखी हैं, कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल चीजें उन्होंने रखी हैं, कि अगर आपको वो चीजें आती हैं तो वो फॉरएवर, वो सदाबहार एवरग्रीन चीजें हैं, वो सब्जेक्ट, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं ये कंप्यूटर साइंस के। अगर इनकी हाँ। आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी ऊपर जाने में। तो आपने इवन जो सर जो कंपाइलर्स का अगर आपको नॉलेज रहा अच्छा, तो आपके कोड भी थोड़ा सा मीन्स इफिशिएंट बोलेंगे या थोड़ा ब्यूटीफुल रहते हैं। मीन्स राइट, आपको लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज मालूम रहती है कि कैसा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो वो एक कंपाइलर से भी ये पुश मिलता है आपको बेटर कोड लिखने का। तो शिशिर, जब आपकी पहली बार बैकलॉग आई, मैं पहला इंस्टेंस पूछ रहा हूँ, जब आपका पहली बार ऐसे हुआ कि रिजल्ट आया और आपके दोस्त पास हो गए, आपकी बैकलॉग आई, उस मोमेंट को एक बार बताना। तब सर ऐसा मीन्स कुछ ज्यादा खराब नहीं लगा, लेकिन जब मैंने घर पे बताया तब मुझे ये फील हुआ कि नहीं ये बहुत गलत है और हमको थोड़ा सा सुधरने की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेकिन फिर। ये बताइए। नहीं नहीं, ये सिर्फ घर पे बताते समय फिर रियलाइज हुआ। एक्चुअली कैसा होता है, अब दोस्त लोग मस्ती मस्ती में फिर तब रियलाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब घर पे आते हैं, घर पे आप बताते हो, तब थोड़ा लगता है कि नहीं कहा हम कौन से लेवल पे थे। मीन्स 11 12 में तो सभी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद में एकदम से जब ये हिट होता कि नहीं ये कुछ नहीं था, अभी रियल स्ट्रगल चालू होगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बस एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, ये जो चीज है कि 11 12th में अपन बहुत अच्छे थे, 10th में बहुत अच्छे थे, अपन टॉपर थे, इस चीज से हर कोई रिलेट कैसे कर रहा है? क्या हर कोई 10th में टॉपर था? मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, आप भी रिलेट कर रहे हो। जब इस चीज के ऊपर कोई मीम आता है सोशल मीडिया पे कि देखो अब क्या से क्या हो गया, पहले 11th 12th क्लास 10th क्लास स्कूल में टॉपर हुआ करते थे, इस चीज से बहुत लोग रिलेट करते हैं, तो मुझे सरप्राइज होता है कि इतने सारे लोग टॉपर थे। आई गेस आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा अपना एक्सपोजर नहीं होता वहाँ पे, तो करके हमें सिर्फ अपने लोकेलिटी में अपन समझते कि नहीं यहाँ हम टॉपर है, बाकी बाहर जाने के बाद में फिर नया नया पता चलता। क्योंकि इंजीनियरिंग में कैसा सब आपके ही लेवल के बच्चे रहते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है। तो शिशिर, बस मैं एक्चुअली एक चीज है, आपकी मैं आपकी रैंक के लिए नहीं बोल रहा, सच सही बता रहा हूँ। आपकी रैंक मान लो कि आज 29 नहीं आती, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाती, उस वो जो 3 घंटे हैं गेट के एग्जाम के, गेट 2023 के, उन 3 घंटों के अंदर मान लो कुछ भी हो जाता, आई डोंट नो, ठीक है। हमारे हम्म। बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनकी रैंक फिर 200 300 500 तक चली जाती है, ठीक है, जबकि उनकी आनी चाहिए सिंगल डिजिट, हाँ। डबल डिजिट रैंक आनी चाहिए। तो मान लो कि आपकी रैंक अच्छी नहीं भी आती, तो भी तो भी मैं सभी को पता है, अगले 2 3 साल में ये बोलता कि एक स्टूडेंट था शिशिर, शिशिर शिशिर, मैं लोगों को, अभी आपको पता होगा, एक अभिषेक घोष हमारा जो स्टूडेंट था यस। लास्ट ईयर का, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अभी तो आईएससी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी एग्जाम जो थी वो बिगड़ गई। लेकिन फिर भी आज भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अभिषेक घोष की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, आज भी बोलता हूं मैं। तो आपकी रैंक 29 आई तो पूरी दुनिया को पता है कि आपका जो कैलिबर है,
आपका जो पोटेंशियल है वो सबको दिख रहा है, लेकिन मुझे पूरे 1 साल का पता है कि आपने मुझे शायद आपने गो क्लासेस ज्वाइन किया था उससे पहले हमारी पहली बार शायद जो इंटरेक्शन हुआ था वो तब हुआ था जब आपने एक क्यू वाला क्वेश्चन था गेट 2022 हाँ का, हाँ गेट 2022 का वो था वो, एक क्यू का क्वेश्चन हाँ था जिसका आपने आंसर दिया था 0, जिसका कोई भी आंसर नहीं दे पाया था 0, हर कोई 6 बोल रहा था। सचिन सर ने आंसर चेंज करके सचिन सर ने तीन 1 किया, सर ने, नहीं सचिन सर ने 3 किया। 3 किया, हाँ फिर तो आपने सचिन सर उसको ने 0 जो, कर दिया। हाँ सचिन सर ने जो ये लगाया था कि जब दो एलिमेंट्स रहेंगे स्टैक में तो वो क्यू में, सॉरी, जब 2 एलिमेंट रहेंगे क्यू में तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैंने वही आइडिया को बोला कि चलो 3 रहेंगे तभी भी हम उसको रिवर्स कर सकते, 4 रहेंगे तभी भी उसको रिवर्स कर सकते। तो वो सर के आइडिया से ही वो मैंने डिराइव किया आगे। राइट। सो गेट 2022 की जो एग्जाम थी, 2022 की जो एग्जाम थी, उसके बाद ये जो क्यू वाला क्वेश्चन था, इसके लिए हर कोई आंसर दे रहा था 6 6 6, फिर सचिन ने आंसर दिया 3, फिर उसी आइडिया को आपने थोड़ा और आगे बढ़ा के 0 कर दिया, और फाइनली जो आंसर की आई थी उसमें भी आंसर 0 था। तो यस। उस मोमेंट पे ऐसा था कि हाँ, उस मोमेंट पे पहली बार सचिन ने मुझे मैसेज किया कि यार मैंने कुछ आइडिया लगाया, मुझे सचिन को ऐसा लगा कि उसने कुछ मतलब आइडिया अच्छा था, नया आइडिया था, हम्म। किसी ने भी कोई भी उस आइडिया के बारे में सोच नहीं रहा था, तभी हर कोई 6 आंसर दे रहा था। फिर जो फिर जब आपने उस आइडिया को आगे थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करके जब आपने आंसर 0 दिया, वो काफी इंप्रेसिव चीज थी। तो उसके बाद आपने शायद गो क्लासेस में एडमिशन लिया था। हाँ उसके बाद में मतलब जैसे वो ये आ गए थे रिस्पॉन्स मीन्स क्वेश्चन जैसे आ गए थे, मतलब क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया था और रिस्पॉन्स रिलीज हो गए थे, तब मैंने अपनी गलतियां और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो मैंने पूरा एनालाइज किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं एक और ट्राई देना चाहिए क्योंकि बहुत स्कोप था इम्प्रूवमेंट का बहुत। और आप लोगों के थोड़े लेक्चर्स देखे थे मैंने, मतलब स्पेशली डिस्क्रीट मैथ के। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यही ज्वाइन कर लेते। तो तो वो डिसीजन आई गेस मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन वही था, वो बिल्कुल क्लास। हमारे लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन था। पिछले 1 साल में जो अपना जो डिस्कशन हुआ है, प्राइवेट जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर भी हर कोई आपको जानता है, तो आप काफी एक्टिव भी थे। उस चीज के ऊपर मैं फिर से आऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपका इतना जो कैलिबर है, आपकी रैंक से भी दिख रहा है वो, और आपके जो गेट और फ्लोप के ऊपर जो आपने आंसर्स लिख रखे हैं उनसे भी दिख रहा है, और पूरे 1 साल तक जो गो क्लासेस का जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स ने आपका देखा है, मतलब कि जो एक आपके आंसर्स देखे हैं, आपका पोटेंशियल देखा है, हर किसी को उम्मीद थी कि यार ये बंदा कुछ टॉप करेगा। लेकिन इतने पोटेंशियल के साथ, ठीक है, फिर भी आपकी बैकलॉग कैसे आई? ठीक है, आप ऑब्वियसली दिख रहा है कि आप कर सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि जो बाकी जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने सेमेस्टर क्रैक किया था, जिनके 0 बैकलॉग है, ऐसा तो है नहीं कि वो कर लिए, आप नहीं कर सकते थे। तो हुआ क्यों, जो आपकी बैकलॉग आई, हुआ क्यों? सर देखो, एक तो बैकलॉग के तो पर्सनल रीजंस रहते हैं थोड़े से। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेनली ये था कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहा। मतलब जैसे जिस वे में पढ़ा रहे थे या जिस वे में मैंने सब्जेक्ट्स को अप्रोच किया वो गलत था शायद मेरे ख्याल से, मतलब मेरा अप्रोच। वो एक मेन रीजन है। और मैंने कैसा सिर्फ लास्ट के में जब जैसे सब लोग करते हैं, जैसे सेमेस्टर आ रहा उसके 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले चालू कर रहे पढ़ाई, तो मेरा भी वैसा सेम ही था। और एक रीजन ऐसा भी बोलेंगे कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए, यूट्यूब के वीडियोस पे थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है। यूट्यूब पे कैसा भी आजकल कोई भी आता है और कुछ भी मतलब पढ़ा के चला जाता है और लोग वो देखते भी है, उसको लाइक्स भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। तो मतलब एक सही डायरेक्शन में ये नहीं मिलती कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें। बिल्कुल तो, आजकल तो थोड़ा हो रहा है ऐसा। जो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मिल जाएंगे लाखों में आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, और वो बेसिकली वो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाते हैं, देखा जाए तो एक्चुअली आप उनका कंटेंट देख के हो सकता है कि आप एग्जाम पास कर लो, ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है। जैसे शिशिर, आप नहीं कर पाए, वो जो आपकी बैकलॉग आ गई, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है कि वो कंटेंट देख के भी लोग सेमेस्टर पास कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली वो कंटेंट अच्छा नहीं है, उस कंटेंट से नॉलेज नहीं लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस कंटेंट से कुछ नॉलेज मिल रही है,
आपको पता भी नहीं है कि उस कंटेंट के अंदर कितना गलत है। हो सकता है कि वो जो कंटेंट है, वो जो यूट्यूबर है जिसके लाखों में फॉलोअर है, हो सकता है उनका 70-80% कंटेंट ही गलत है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मैंने देखा है कि सेमेस्टर पास हो जाता है। हम्म। राइट, वही तभी तो इतनी रहता है। पॉपुलैरिटी मिलती है, तभी लाखों में पॉपुलैरिटी जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली जो टीयर 3 कॉलेजेस या टीयर 2 कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो फिर उनको फिर ऐसा लगने लगता है कि यार ये बेस्ट है। हाँ, स्टूडेंट्स मीन्स कंफ्यूज हो जाते कि अच्छा इनका समझ रहा तो ये अच्छे से पढ़ा रहा, ये अच्छा टीचर है। वो ये नहीं देखते कि ये जो समझा रहा वो मीन्स पूरा सिलेबस कवर हो रहा, या कुछ गलत पढ़ा रहा या नहीं पढ़ा रहा, ये मतलब क्वेश्चन ही नहीं करते बच्चे अपने आप से। बिल्कुल, तो ये जो अभी समझा तो रहे हैं, राइट। हाँ ये जो समझा रहे हैं वो गलत भी है और वो समझने लायक भी नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, सेमेस्टर पास हो रहा है, निकल रहा है, धक्के से गाड़ी चल रही है, तो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को। हम्म, तो हम्म तो शिशिर, अ, अब आते हैं गेट की जर्नी पे। अब आपको जब ये बैकलॉग्स लग रही थी उस टाइम, पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि मुझे गेट की एग्जाम देनी चाहिए? किसने आपको मोटिवेट किया, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली? हाँ सर, एक्चुअली जब मेरा मतलब इवन फर्स्ट ईयर चालू होने के पहले ही मेरे जो टीचर्स थे या जिन्होंने मतलब मेरे को 12th में पढ़ाया था, उनका ये कहना था कि तुम गेट दे दो, जहाँ पे तुमको एडमिशन मिली वहाँ ले लो, गेट दे के बाद में एमटेक अच्छे कॉलेज से कर लेना। तो मेरा भी मतलब ये मानना था कि ठीक है चलो कर लेते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अभी बीटेक चालू हुआ, धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि नहीं ये और नहीं होगा, ये बीटेक करके हम रुक जाएंगे। तो फिर अभी सीधा मैं बीटेक के बाद में आता हूँ। बीटेक जैसे मेरा पास आउट हो गया 21 में, समझ लो मार्च में हो गया 21 में। तो फिर मेरे पास में कुछ मतलब जॉब वगैरह नहीं था और थोड़ा सा मीन्स अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक आधा कोई तो जॉब ले ले मीन्स सर्विस बेस्ड कंपनी में, तेरे को तो इजी उधर मिल ही जाएंगी। तो मेरा फिर एसेंचर में हो गया। लेकिन अभी वो लोग ज्वाइनिंग बहुत मतलब डिले कर रहे थे कि बाद में देंगे बाद में देंगे। तो फिर सितंबर महीने में फिर मैं सोचा कि चलो क्या ही करते, अभी गेट का फॉर्म आया है तो मैंने गेट का फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद मैंने सितंबर से ऐसी टाइम पास में चालू किया पढ़ाई। मतलब मैंने एक कोचिंग के वीडियोस अवेलेबल थे पायरेटेड, मैंने वो डाउनलोड कर लिए। और फिर उसके बाद वो देखना चालू किया, जैसे जैसे मतलब वो देखा तो वो मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है चलो पढ़ लेते अभी, ये मीन्स फायदा ही होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में यूट्यूब पे मीन्स देखते थे लोगों की जर्नी की, गेट होने के बाद में उनका कैसा लाइफ हो गया, कौन कहाँ जॉब कर रहा क्या कर रहा उधर, उनको फिर आईआईटीज वगैरह में अच्छा पढ़ाते भी है। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे फिर मेरा सीरियसनेस बढ़ता गया गेट की तरफ। फिर मेरे को जनवरी के एंडिंग में मेरा ज्वाइनिंग आ गया था। तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि रिजेक्ट, मेरे को नहीं था, मैं गेट दे रहा हूँ, गेट से एडमिशन लेके मैं एमटेक करूंगा। तो लेकिन अभी जो 22 का अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरे उतने अच्छे मार्क नहीं है, मेरे को 47 मार्क्स आए थे और 1000 रैंक आई थी। तो भी उसमें अच्छा आईआईटी तो लगने नहीं वाला था। तो अभी एडमिशन लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बीटेक की स्टोरी रिपीट हो जाती थी। तो मैंने बोला कि एक साल ड्रॉप ले लेते। फिर मैंने थोड़ा सा पेपर को एनालाइज किया, अपनी गलतियां समझी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो गो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। Means उनका थोड़ा आपका थोड़ा कंटेंट मैंने देखा था, मेरे को लगा कि अच्छा, ठीक है ज्वाइनिंग के लायक है। और मैंने अपना प्लान भी बनाया था, मीन्स जो मैंने बताया ना कि मैंने अपनी गलतियां फाइंड आउट की, तो वो मेरे पास में एक प्लान रेडी था कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है। मीन्स स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे लेक्चर लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीआईक्यू भी मैंने पिछले बार एक भी सॉल्व नहीं किए थे। तो ये सब मैंने थोड़ा प्लान बनाया था। ओके, तो आपने जो एग्जाम दिया, बेसिकली आपने अपनी बीटेक के बाद में गेट 2022 के लिए आपने प्रिपरेशन शुरू करी सितंबर के महीने में, और हाँ आपने किसी ऑनलाइन कोर्स से आपने प्रिपेयर किया, और आपको फिर 47 मार्क्स आए गेट 2022 में, आपके 47 हाँ मार्क्स आए, और आपकी शायद हाँ। रैंक, शायद मेरे ख्याल से 1012 12, भी, 1012। 1012 आपकी रैंक थी, राइट, हाँ 1012। ओके, तो उसके बाद में फिर आपने डिसाइड किया कि मैं डेडिकेटेडली गेट की एग्जाम दूंगा, तो आपने डेडिकेटेडली एक साल तैयारी करी है उसके बाद? हाँ हाँ। मीन्स जब स्टार्टिंग मैंने तैयारी करना चालू किया मीन्स मार्च के महीने से, तो मतलब मैं सिर्फ लेक्चर देखता था और समझ लेता था। टेस्ट वगैरह भी होते थे, वीकली टेस्ट, तो उसमें भी अच्छे मार्क आते थे। फिर लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिस वे में पढ़ना चाह रहा था उस वे में नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैंने उसके बाद
अपना गियर चेंज किया और मैं पूरा मतलब मतलब पूरा दिन भर गेट की पढ़ाई करता था। और मैंने मीन्स अपने डिस्ट्रैक्शंस भी पूरे रिमूव कर दिए। और आई गेस किशन मित्तल का एक आपने सेशन लिया था। उनके सेशन कंप्लीट होने के बाद में मेरा ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, हमने जिस लिए ड्रॉप लिया है वो अपना मीन्स एम पूरा नहीं हो रहा, जिस वे में पढ़ना चाह रहे थे उस वे में नहीं पढ़ रहे। तो उसके बाद मतलब मैंने फिर फुल होटल में अपना गेट का प्रिपरेशन चालू कर दिया। फिर मैंने मतलब बुक्स वगैरह ऑर्डर कर ली, वो पढ़ना भी चालू कर दिया, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा मेरे को लगता। ओके। तो आपने उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स अपने सारे सब्जेक्ट्स की आपने ऑर्डर करी? सारे सब्जेक्ट नहीं, मतलब स्टार्टिंग मैंने ओएस से किया था, गैल्विन ऑर्डर कर दिया मैंने। फिर गैल्विन मतलब मैं जब पढ़ रहा था, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। फिर मैंने शेल्डन रॉस पढ़ी प्रोबेबिलिटी के लिए। उसके बाद में सीओए, और उसके बाद में नवाते भी ऑर्डर किया मैंने डीबीएमएस के लिए। सीओए में मैंने हेमेचर ऑर्डर किया था। और उसके बाद कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सी हो गया, सी प्रोग्रामिंग, अब उसके लिए बुक ऑर्डर करके मतलब कोई उसका ज्यादा यूज नहीं है, तो वो मैंने उसका पीडीएफ से ही मैंने पढ़ लिया। जैसे कि उसके बाद में ये हो गया क्या ना, अल्गोरिदम, उसके लिए मैंने मतलब एक बुक से पढ़ना मीन्स वो उतना अच्छा नहीं। जैसे सीएलआरएस में डेटा स्ट्रक्चर्स उतना अच्छे उन्होंने फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक बुक आती है मार्क एलन वीस की, तो उनकी बुक मैंने रेफर की और वो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद में अल्गोरिदम्स के लिए जेसिका सू एक प्रोफेसर है, आई गेस एमआईटी की है वो, मेरे को याद नहीं अच्छे से। उनके बहुत अच्छे हैंडआउट्स है, मीन्स वो सीएलआरएस का ही उन्होंने पूरा कॉपी किया है, लेकिन बहुत क्रिस्प फॉर्म में कॉपी किया है उन्होंने, तो वो एक वहां से जमा किया मैंने। तो ऐसे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो की कि नोट्स कैसे बनाना, क्या करना। मीन्स मैंने, जैसे आपने डिस्क्रीट मैथ्स हो गया, डिस्क्रीट मैथ्स में मैंने पूरा डिटेल में हैंड रिटन नोट्स है। इंजीनियरिंग मैथ्स में भी मेरे वैसे ही है, मैंने डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसमें ओके। क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर उसके बाद में कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैंने ऐसा किया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आर्टिकल्स है उसको जमा किए, जो आपके गो क्लासेस के एनोटेटेड नोट्स है उसको जमा किए। ऐसा करके फिर वो भी नोट्स बने हुए मेरे। कुछ मैंने डिजिटल नोट्स भी बनाए हैं, और जैसे जो मैंने टेक्स्ट बुक्स ऑर्डर की है वो टेक्स्ट बुक में ही मैं हाईलाइट कर देता था। तो ऐसे मेरे मतलब वही मेरे नोट्स हो गए थे। ओके। तो आपने जो कंप्लीट नोट्स जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो आपने डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स ये दो सब्जेक्ट के आपने बनाए। हाँ बाकी हाँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप स्टैंडर्ड बुक में हाईलाइट कर रहे थे, अनोटेटेड हाँ। नोट्स। अनोटेटेड नोट्स का कैसे यूज कर रहे थे आप? जैसे समझो अभी एनोटेटेड नोट्स बहुत बड़े हैं, तो उसमें मैं ऐसा स्क्रीनशॉट निकाल लेता था, मतलब जो मेरे को लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया, वो अपने पेस्ट कर दिया मेरे डिजिटल नोट्स में। कुछ अगर पॉइंट खुद ऐड करना रहा तो वो भी उधर कर लिया। तो ये एनोटेटेड नोट्स का था। और जो हैंडआउट्स रहते यूनिवर्सिटीज के, वो तो ऑलरेडी बहुत क्रिस्प रहते, तो उसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज की। जैसे अभी समझो मैंने डिटेल नोट्स बनाए, लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स का आपको करना है, तो मैंने अपने डिटेल नोट्स में ही हाईलाइट कर दिया, तो वो शॉर्ट नोट बन गए। जैसे मेरी स्टैंडर्ड बुक है उसमें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, तो उसका शॉर्ट नोट कैसे बनाना, तो उसमें मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसे मेरे शॉर्ट नोट्स भी उसमें ही, मतलब मेरे डिटेल नोट्स में ही मेरे शॉर्ट नोट्स लिखे। ओके। तो शिशिर, मैं पूछना चाहूंगा जो गो क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला आप बेसिकली आपने स्टैंडर्ड बुक्स काफी फॉलो करी हैं, हर ऑलमोस्ट हाँ। हर सब्जेक्ट के आपने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया है। आपने अपनी खुद हम्म, की एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई, और हम्म। उसके अंदर जो गो क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था? आपने कितने देखे, कैसे देखे, रिवीजन के लिए क्या करते थे? तो जो गो क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं उनका हम्म। कंट्रीब्यूशन किस तरह से था? जैसे मेनली तो गो क्लासेस का ही मेन कंट्रीब्यूशन था, ऐसा मैं बोलूंगा। जैसे आपका मैं मतलब स्टार्टिंग का जो अपना डिस्क्रीट मैथ्स था, उसके बाद और साथ में सी प्रोग्रामिंग चलता था। मीन्स ये दोनों लेक्चर के साथ में मेरे को वो आदत हो गई कि हम स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। उसके पहले मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि ये होगा। जैसे आपके जो लेक्चर थे स्पेशली डिस्क्रीट मैथ्स के, आप पढ़ाते भी थे, साथ में स्क्रीनशॉट भी रहता था। हेलो। यस, यस। हाँ।
तो आप जो पढ़ाते थे उसमें आप मतलब आप खुद भी लिखते थे, आपके स्क्रीनशॉट भी आप लगाते थे 2-3 अलग-अलग सोर्सेस से और फिर आप उसको समझाते थे। तो फिर जब हम आपका वो नोट्स पढ़ते थे, एनोटेटेड नोट्स, तब लगता था कि नहीं ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ सकते हम तो अभी अगर हम खुद भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये मेरा मीन्स सोचना था। फिर उसके बाद जब मैंने ओएस पढ़ा तो फिर ये श्योर शॉट देखी थी मैं पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मतलब जैसे पहले लेक्चर देखता था, उसके बाद में मैं बुक को थोड़ा-सा देख लेता था मीन्स नॉर्मली। जैसे अभी लीनियर अलजेब्रा हो गया, लीनियर अलजेब्रा की पूरी बुक पढ़ के मीन्स जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क का आता है, तो उसके लिए उतना मेहनत करना वर्थ इट नहीं है। तो लेक्चर देख लिया, लेक्चर में जो है उसका थोड़ा बुक में से देख लिया, हो गया। जैसे लीनियर अलजेब्रा से ही अगर एक एग्जांपल उठाऊँ मैं, तो सर ने उधर हमको बताया था कि एलयू डिकम्पोज़िशन कैसे करना ईज़िली। तो लेकिन अभी सर ने उधर जो उसका जो प्रूफ था वो थोड़ा सर ने स्किप कर दिया कि बोले कि ये तुम्हारे काम का नहीं है उतना मीन्स बीटेक लेवल का नहीं है। लेकिन मैंने जब वो बुक पढ़ी अपनी गिलबर्ट स्टाइन की, तो उसमें उन्होंने एलिमिनेशन इक्वल टू एलयू डिकम्पोज़िशन ऐसा उनका मतलब हेडिंग ही था उनका एलिमिनेशन का। तो वहाँ उन्होंने एलिमिनेशन मैट्रिक्स बनाया था, फिर उसको कैसे एलयू डिकम्पोज़िशन होता है वो बताया। फिर वहाँ से मेरे को वो भी समझ गया कि ठीक है ये अच्छा ऐसे हो रहा है। मतलब उसके जो सर ने जो शॉर्ट ट्रिक बताई उसके पीछे का रीज़न। फिर मैंने जैसे वो मेरे को पता चला फिर मैंने वो लिखा भी और मैंने सचिन सर को भी फॉरवर्ड किया कि सर ये देखो ये मैंने ऐसा फाइंड आउट किया। फिर सचिन सर बोले मतलब उन्हें थोड़ा बोला कि ठीक है अच्छी बात है लेकिन इससे मतलब उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि लीनियर अलजेब्रा के लिए इतना मेहनत मत करो, ओएस, पीओए ऐसी किताबें ज़्यादा पढ़ने का ट्राई करो। फिर बिल्कुल, एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन भी शायद मेरे ख्याल से 1 नंबर 2 नंबर 1, 2 नंबर 2 नंबर आते हैं। तो हाँ, इसीलिए ऐसा सजेशन दिया कि आप सीओ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस तरह के हाँ, टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इस तरह के जो सब्जेक्ट है उनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। बाकी जिस सब्जेक्ट में से 1 या 2 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं तो उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, हाँ, ये तो अच्छा सजेशन दिया था सचिन सर ने। तो शिशिर एक्चुअली जो आपने बोला कि जैसे एलयू डिकम्पोजिशन का जो प्रूफ है वो सचिन सर ने स्किप किया और उन्होंने बोला कि वो बेसिकली बीटेक लेवल के लिए वो जरूरी नहीं है, उसको आप स्किप कर दो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि गो क्लासेस के सारे सब्जेक्ट, ठीक है, उनके अंदर हाँ, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट चीजें आपको बिना प्रूफ के हमने पढ़ाई होंगी? मतलब कि कोई हुँ, थ्योरम, फॉर्मूला, रिजल्ट, टेबल, ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ भी, जो जितने भी हर सब्जेक्ट में, चाहे हाँ, वो कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंपाइलर, डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, कुछ भी, तो आपको क्या लगता है कि प्रूफ के साथ कितनी चीजें हमने पढ़ाई होंगी? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि शायद हमने बहुत रेयरली ऐसा बोला होगा कि इस चीज का प्रूफ आप स्किप कर दो। हाँ सर, ये मतलब बहुत रेयरली होता था। मीन्स ऑलमोस्ट 99% आपने प्रूफ दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे है और आपने प्रूफ के साथ-साथ आप जब मतलब अभी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो ग्राफ थ्योरी में आपने वो पढ़ा था जो अपना रिलेशन है नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ एजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है। आपने उसका जो आपने एक मतलब इंट्यूटिव प्रूफ जैसा दिया था, तब आपने बताया भी था कि ठीक है इसके ऊपर से हम ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स प्रूफ का जो लॉजिक है उसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ये आपने एग्ज़ाम्पल दिया था। तो ये सब प्लस पॉइंट है वो क्लासेस का। जो कि आई मीन अगर समझो कोई अकेला पढ़ता मतलब अगर मैं समझो बुक से पढ़ता था तो मैं तो शायद स्किप कर देता था बुक जैसे कि क्योंकि एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा, जैसे प्लेनार हाँ, ग्राफ का जो ऑयलर फॉर्मूला है, हाँ, हाँ, प्लेनार ग्राफ्स के लिए जो ऑयलर फॉर्मूला है, उसका जब हमने प्रूफ देखा था तो उस प्रूफ के अंदर मैंने शायद मुझे जहां तक याद है 5 6 क्वेश्चंस मैंने उस प्रूफ के अंदर बनाए थे कि हाँ, अगर हाँ, आपको हाँ, आपको अगर उन 5 6 क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आपको प्रूफ भी आता है, और अगर आपको प्रूफ आता है तो आपको उन 5 6 क्वेश्चंस का आंसर भी आता है। तो फिर मैंने उस टाइम मोमेंट पे बोला था कि प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्रूफ से 5 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो 5 6 क्वेश्चन, हाँ, अब वही बात होगी कि सिर्फ वही जो 5 6 क्वेश्चन है उनको फिर मैं टेस्ट सीरीज के अंदर रख दूंगा, राइट। हुँ, अब जो स्टूडेंट है जिसने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया कि हाँ प्लेनार ग्राफ का ऑयलर फॉर्मूला होता है, उसको रट लिया, 2 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो जो स्टूडेंट है वो उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएगा जो क्वेश्चंस प्रूफ के ऊपर बेस्ड हैं। तो हुँ, तो इस तरह से तो मैं एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि गो क्लासेस के अंदर हम प्रूफ के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शिशिर से पूछा था कि उनसे उनसे आपको पता लगे कि होता क्या है।
और तो शिशिर, आपका आपने, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने लिख रखे हैं। मेन चीज एक्चुअली मुझे आपसे पूछनी है कि ग्रुप के अंदर बहुत बार आप, जो टेलीग्राम ग्रुप है गो क्लासेस का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप बहुत बार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स आपके मैसेज के स्क्रीनशॉट भेजते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने ये चीज नोटिस करी। शायद किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा था, थोड़ा किसी स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए था, तो दूसरे स्टूडेंट ने आपके किसी मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि भाई इसको देख ले। तो आ, वो मैंने रिपीटेडली मैंने आपको देखा है, लोगों को आप जो मोटिवेट करते हो, और वो काफी अलग मोटिवेशन है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई ये कर लो वैसे कर लो, वो कुछ अलग होता है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। नहीं सर, वो मोटिवेशन नहीं, मैं तो बस उन्हें मतलब जनरल एडवाइसेस दे रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना, क्या करना, मतलब कौन सी मिस्टेक्स आप स्किप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन से। नहीं, आपको या तो आप खुद समझ सकते हो या आप किसी और के एक्सपीरियंस से समझ सकते हो। तो मैं ऐसा लोगों को जो मेरे को मालूम है मैं वो बताने का ट्राई करता हूँ। अभी ये जो स्टूडेंट्स है वो उसको एज अ मोटिवेशन ले रहे, तो ये ठीक है कि उनकी मर्जी। लेकिन आपने नोटिस तो किया होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको मैसेज, आपको रिप्लाई भी करते हैं कि भाई आपका ये जो मैसेज है इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। हाँ तो वो काफी अच्छा है, आप ऐसा करते रहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहिए। आपका जो वो जो मैसेज होता है, आप काफी ऐसे लंबा सा मैसेज लिखते हो किसी को, एडवाइस आप जब भी कुछ करते हो तो लंबा मैसेज आपका होता है, उसमें बेसिकली आपका एक्सपीरियंस दिखता है कि आपने क्या किया है, आप वो चीजें उनको सजेस्ट करते हो। तो एक पर्टिकुलर मैसेज था जिसके अंदर आप टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था हाँ कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे वीकली क्विज के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूं। तो उसके ऊपर भी आपने कुछ एडवाइस दी थी। तो मैं उस पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ कि जब आप टेस्ट देते थे तब आपके दिमाग में क्या रहता था, टेस्ट देने से पहले, टेस्ट देने के बाद। हाँ सर, टेस्ट देने के पहले तो मैं नॉर्मली अपना वैसा कुछ सोचता नहीं था। लेकिन टेस्ट देने के बाद मैं मतलब कंपेयर कर रहा था। मीन्स जैसे अभी आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सेस आ गए, आपने क्या सही किया, आपने सही क्या गलत किया, वो आपको दिखता। तो फिर आप वहां से ऐसा कर सकते कि ठीक है, अगर मतलब आप अपने आप से कंपेयर करता था मैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इस पहले मैं ऐसा सोचता था कि चलो अगर मेरे को अभी जितना आता उतना ही मेरे को नॉलेज है और मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं की होती तो मेरे को कितने मिलते थे। अगर मेरे को जो 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 आ सकता है, मतलब जो जो हम पढ़ सकते हैं वो अगर मैंने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में मैं एग्जाम देता था तो मेरे को कितने मिलते थे। तो ऐसे मैं दो सिनेरियो क्रिएट करके अपने आप से कंपेयर करता था कि ठीक है अभी इतना इम्प्रूवमेंट का अपने उसमें स्कोप है। आपने तो कभी, आपको इस चीज की टेंशन हुई कभी भी किसी मॉक टेस्ट में या किसी वीकली क्विज में या किसी सब्जेक्ट टेस्ट में कि यार मेरे इतने मार्क्स आए लेकिन मेरे से ऊपर 4 5 10 जने 20 जने हैं। एक्चुअली सर ये जब सेकंड AIMT था गो क्लासेस का, तब मेरे साथ हुआ था। तब मेरे को मीन्स 58 या 59 मार्क्स मिले थे। और रैंक तो याद नहीं है लेकिन बहुत कम होंगे आई गेस, क्योंकि उसमें मीन्स सबको ऑलमोस्ट 70 80 मिल रहे थे जो टॉपर्स थे उनको। तो उस दिन मेरा मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं कि क्या होगा। मीन्स मैं थोड़ा डर भी गया था कि अभी इतनी मेहनत कर ली है हमने, एक्चुअल पेपर में ऐसा ना हो जाए। फिर आपने क्या किया। तो मैं मीन्स अभी मीन्स जैसे मेरे को मार्क मिल गए अभी, फिर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं सीधा चला गया बाहर। थोड़ा सा घूम फिर लिया, मैंने बाइक चला ली, दोस्तों को कॉल कर लिया एक दो, बात किया। फिर अभी वो लोग भी थोड़ा मेरे को बोल रहे थे कि ठीक है ना, कुछ नहीं होता। मीन्स एटलीस्ट 400 क्या होगा, 100 अंडर 100 की जगह 150 200 आ जाएंगे। ठीक है बोले, उसमें तेरा एडमिशन हो जाएगा क्या जहाँ पे बोले ना। तो मैं बोला हाँ शायद मीन्स रिसर्च इंटरव्यू में मैं निकाल दूंगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह किया। फिर मैं घर आया तो फिर नॉर्मल बैक टू बिजनेस पढ़ाई करने लग गया। ओके, तो लेकिन वो आप मेरे ख्याल लास्ट से। में जब जनवरी का महीना था, हाँ, हम्म। तो जो जनवरी का महीना था उसमें मीन्स मेरे स्टार्टिंग में थोड़े कम आ रहे थे मार्क। तो वो एक कंसर्न का पॉइंट था मेरे लिए। लेकिन एंड होते होते मेरे को मतलब ये होगा कि ठीक है कुछ तो जितना पढ़ लिया है वही बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें। जैसे आपने मीन्स ये बोलते थे ना आप, आपका वो लाइन था कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे से आपकी आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा उससे आपकी रैंक नहीं जाएंगी, लेकिन आपने जो पढ़ा अगर उसमें आपने सिली मिस्टेक कर दी तो आपकी रैंक चली जाएंगी। तो ये एक
मैंने अपने माइंड में फीड कर लिया था, आपने जो बोला था। तो उसके बाद फिर मैंने जो जो कुछ कुछ टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़े हैं, उसके लिए फिर मैंने ऐसा उसका स्ट्रेस लेना बंद कर दिया। तो आपने जो गो क्लासेस के 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थे, उनमें से एक में शायद आप की टॉप रैंक थी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने तो आपको हाँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के टॉपर्स के अंदर देखा है मैंने। हाँ, वो आई गेस फर्स्ट वाला था जिसमें मेरे को अच्छे मार्क थे, और थर्ड वाले में भी मेरे को अच्छे मार्क थे, लेकिन वो इजी टेस्ट था तो सबको ही अच्छे मार्क थे उसमें। तो वो एक था। और सेकंड आपने मेरे को मैसेज भी किया था कि क्या हो गया सुशील से, उसको अब मार्क क्यों आ गया, आपका मैसेज भी आया था तब सेकंड एआईएमटी में। और वो बिल्कुल। सेकंड एआईएमटी में हम्म। ऐसा सोच रहा था कि यही हमारा मेन गेट है, क्योंकि आपने आई गेस जो फर्स्ट मॉक था वो आपने जब लिया था फर्स्ट सैटरडे संडे को लिया था शायद। तो मैंने आपको मैसेज किया था कि सर जो नेक्स्ट वाला एआईएमटी लोगे वो एक संडे छोड़ के मीन्स आप सेकंड संडे को लेना आने वाले। तो वही मैं आपको इसीलिए डे मांग रहा था कि मैं बोला एक अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और फिर उसी मॉक में कम मार्क आ गए तो फिर वो दैट्स व्हाई इतना डिप्रेसिंग था वो मेरे लिए। लेकिन एक चीज है शिशिर, ये चीजें भी जो गेट की जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसका पार्ट है, कि कभी हो सकता है कि आपको किसी मॉक टेस्ट की वजह से या किसी वीकली क्विज की वजह से कभी हो सकता है आपको डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन दैट्स हाँ फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन, हाँ क्योंकि हाँ। वो गेट की एग्जाम नहीं है, राइट। हम्म आपको तो गेट की एग्जाम का टारगेट करना है, आपको तो इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब मैं स्टूडेंट्स को एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट जो इतना मतलब जिसने इतनी शानदार प्रिपरेशन करी है, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 29 भी आई है, वो स्टूडेंट भी एक मॉक टेस्ट मतलब किसी मॉक टेस्ट के अंदर उनके लो मार्क्स आए, एंड ही वाज आल्सो फीलिंग डीमोटिवेशन। ओके, सो अगर आपको किसी वीकली क्विज के बाद में या किसी टेस्ट के बाद में अगर आपको थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, दैट्स दैट्स ओके। उसकी वजह से, उस डिमोटिवेशन की वजह से आप रुको मत। आप ऐसा नहीं है कि उस हाँ। डिमोटिवेशन की वजह से पढ़ना बंद कर दो। हाँ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा जैसे शिशिर ने बताया कि आप घूम लो फिर लो, कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठ जाओ, राइट। हम्म तो शिशिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे, हाँ, तो आपने जो सिलेबस कंप्लीट, एक आपका मुझे एक्चुअली याद है, आपने एक मैसेज के अंदर कुछ सिलेबस कंप्लीशन से रिलेटेड भी आपने एक मैसेज लिखा था, किसी ने आपसे पूछा था कि कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आपने कुछ सजेशन दिया था, काफी अच्छा सजेशन था। तो आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी ऐसा लगता है, इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर क्या मुझे नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उस टॉपर ने अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट किया था, उस टॉपर ने दिसंबर में मॉक टेस्ट दिए थे। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कब सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कब मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब से शुरू करनी है। तो इस तरह के जो चीजें हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, उनके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो फुल लेंथ मॉक्स है वो आप एनीवेयर दिसंबर में या फिर फर्स्ट जनवरी तक तो कैसे भी करके चालू कर दो। दिसंबर अगर रहेगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा, कि आप अपने जो टेस्ट है उसका स्पेस आउट कर सकते हैं, 4-5 दिन का गैप ले सकते हैं हर टेस्ट के बीच में। तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा अगर आपने दिसंबर में चालू कर दिया मॉक देना। उसके बाद अगर देखा जाए टेस्ट सीरीज में जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते हैं, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो वैसे देना वो बेटर रहेगा, कि आपको आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी, आपने कितना अच्छे से किया है, कितना कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स हो गए आपको पता चल जाएंगे। तो ये जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना वो कर देना चाहिए। उसके अलावा अभी जब सिलेबस कंप्लीशन की बात है तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप ज्यादा जल्दी कर लो, अगर आपसे हो रहा होगा तो आप कर सकते हो जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में जल्दी जल्दी सब मीन्स आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि आपके माइंड में वो फीट हो जाए आपने जो पढ़ा है वो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंटिन्यूअस रोज मीन्स इवन आप अगर अक्टूबर में भी अगर आप बोलोगे कि मैं 10-10 घंटे पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो ये मैं कहूंगा कि गलती है, कि आपको वो टाइम भी देना पड़ेगा ना, आपको आपको मीन्स आपके पूरा माइंड में वो फिट हो जाना वरना कि ठीक है ये कंसेप्ट है, उससे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शांति से अपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया तो वो अच्छी बात है। और रही बात सिलेबस कंप्लीशन की, तो वो आपने अगर इवन जनवरी तक भी आप लेके चले गए सिलेबस कंप्लीट करना तो वो भी कोई उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
आप बस आपका थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा कि आपको मॉक्स में आपको कम मार्क मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, किसी और से कंपेयर ना करके अपने आप के साथ कंपेयर करो कि ठीक है भाई, मेरे को दो सब्जेक्ट मैंने नहीं किए, मेरे को कम मार्क मिले तो ठीक है, धीरे धीरे करके आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बोलोगे कि मैंने कब कंप्लीट किया था, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन जो मैंने गो क्लासेस का मुझे कंपाइलर डिजाइन देखना था, वो मैं पूरा नहीं देख पाया। मैं खाली पार्सर तक देखा है मैंने, उसके बाद मैंने समय ना रहते हुए उसको स्किप कर दिया। तो लेकिन मैंने पिछले साल जो पढ़ा था, मैंने वही नोट्स पढ़ लिए, तो मुझे कंपाइलर डिजाइन का अच्छा सा आइडिया था। और उसके अलावा सीएन मैंने सिर्फ गो क्लासेस के लेक्चर देखे हैं, कोई उसमें बुक वगैरह नहीं पढ़ी। तो अगर मेरे पास समय रहता था तो मैं वो पढ़ता था। मेरे को अभी भी याद है, मैंने शायद 30 या 31 जनवरी को मेरा एक टॉपिक बचा था डीबीएमएस का, मैंने वो कंप्लीट किया है। तो वो टॉपिक था मेरा ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी। तो अभी वो मतलब मेरे को बहुत इच्छा थी कि दीपक सर के लेक्चर देखने की, लेकिन क्योंकि वो आखिरी में इसको 30 घंटे जनवरी के महीने में देना वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने नवाते की बुक खोली, उसमें मैंने पढ़ लिया, वो इजीली 2 दिन में मेरा कवर हो गया पूरा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे अभी आदित्य शॉ भी है, मतलब उसका आई गेस 107 आया है रैंक, उसका भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस। उसका भी मैसेज आया था ग्रुप पे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। एक्चुअली शिशिर, मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ इस बात से। और आपको शायद याद होगा, गेट के एग्जाम से पहले हमने 3-4 सेशन रखे थे, और हर सेशन के अंदर मैं एक ही चीज स्टूडेंट्स को रिपीट कर करके बोल रहा था कि आपकी जो रैंक है वो उन टॉपिक्स की वजह से आने वाली है जो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, उनके अंदर अगर आप मिस्टेक मत करो। आपने अगर 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं मान लो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है 5 या 6 सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आप टॉप 100 टॉप 200 रैंक ला सकते हो। ठीक है, ऐसा मतलब ये मैंने देखा है ये चीज कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को। कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो पक्का सोच रहा होगा कि यार 6 सब्जेक्ट पढ़ के कैसे टॉप 100 रैंक, मतलब टॉप 200 रैंक कैसे ला सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है आदित्य शो। ओके, तो आदित्य शो का हम इंटरव्यू लेंगे। तो आदित्य शो जो है वो गो क्लासेस के कंप्लीट कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी। और काफी सारे सब्जेक्ट वो कवर नहीं कर पाए जॉब के साथ। काफी हेक्टिक जॉब, मैंने उनसे बात करी थी आदित्य से, तो उन्होंने बोला था कि काफी हेक्टिक जॉब रहती है, और वो सारे सब्जेक्ट भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने बताया था 6 या 7 सब्जेक्ट उन्होंने कवर किए थे, राइट? आपको याद है? सर आइडिया उन्होंने नहीं, एक आइडिया मैसेज। नहीं। ओके, तो एक्चुअली उनकी फाइनली जो रैंक आई वो थी 107। 107 ऑलमोस्ट लाइक टॉप 100, बस टॉप 100 से थोड़े से वो चूक गए, लेकिन 107 दैट इज अ गुड रैंक। और तो एक्चुअली शिशिर, मैंने भी ये चीज स्टूडेंट्स को, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हमने जितना भी सेशन लिए हमने एग्जाम से पहले, मैं ये चीज रिपीट कर रहा था कि अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है या कोई सब्जेक्ट छूटा हुआ है तो उसकी टेंशन मत लो। जितनी चीजें आपने कवर कर ली हैं उनसे आप टॉप रैंक ला सकते हो। उनसे आपकी टॉप रैंक आएगी भी, और उनकी वजह से आपकी टॉप रैंक जाएगी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी। आपको जो हम्म। चीजें आती हैं, जो सब्जेक्ट आपने पूरे साल पढ़ा है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, अगर उसमें अगर आप सिली मिस्टेक करोगे तो रैंक चली जाएगी। और अगर वो उनमें अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको आपने अच्छे तरीके से गेट एग्जाम के अंदर सही कर दिया, तो आपकी रैंक टॉप रैंक आनी ही आनी है। तो शिशिर, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़े या कौन कौन से टॉपिक छोड़े? क्या आप मेजर, मतलब जो कोई ऐसा मेजर टॉपिक्स की आप थोड़ी सी लिस्ट बताइए, स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ, इतना छोड़ने के बाद भी ऑल इंडिया रैंक 29 आ रही है। जैसे अभी मैंने सीएन पे लेक्चर्स देखे हैं, लेकिन अगर अभी मुझे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि जो सब नेटिंग वाला टॉपिक है, मैंने सिर्फ वही अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा बाकी सब मतलब, इवन मेरा जो पेपर था अपना गेट का 23 का, उसमें भी मैंने सीएन के सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बाकी एक भी सॉल्व नहीं किया मैंने सीएन के। मतलब मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था पेपर में सीएन का, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कभी पढ़ा है। सबनेटिंग का वो एक सॉल्व किया मैंने, बस वो हो गया, और सीएन के बाकी सारे स्किप कर दिए। तो अभी इसको मैं ऐसा ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि स्किप कर दिया है, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। उसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि क्या स्किप किया, कंपाइलर डिजाइन मैंने पूरा मीन्स आधे लेक्चर देखे हैं, आधे नहीं देखे। मीन्स स्टार्टिंग का हाफ, फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो, बैक एंड मैंने नहीं देखा। तो मैंने पिछले साल जो नोट्स बनाए थे मैंने वही खोले, उसको थोड़ा पढ़ा,
तो मेरे को अच्छा खासा याद मतलब रिवाइज हो गया कि ठीक है ये टॉपिक है, इसको ऐसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करना। और कंपाइलर डिजाइन मीन्स इसका लकीली उसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे और मेरे से सारे हो भी गए, तो वो एक लक फैक्टर मेरे इसमें था, तो कंपाइलर डिजाइन से रिलेटेड। और अगर और उसके बाद में एप्टी के लिए तो अभी ठीक है, बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, तो उसको मैंने भी नहीं किया, वैसे उसको गिन के भी कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा कोई और मेजर टॉपिक किसी सब्जेक्ट के अंदर? मेजर टॉपिक नहीं, और नहीं, बस यही है कंपाइलर डिजाइन और सीएल। ओके। और एप्टीट्यूड के लिए जैसे आपने बोला कि बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत टॉपर्स हैं जो एप्टीट्यूड प्रिपेयर नहीं करते, वो जो 15 नंबर है वो बहुत स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, मतलब वो जो एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं, मैं ऐसे भी टॉपर से मैं मिला हूँ। सच बताऊं तो मैंने जब गेट 2018 दिया था, मेरी 67 रैंक आई थी, उस टाइम मैंने भी एप्टीट्यूड प्रिपेयर नहीं किया था, और मेरे 15 में से 11 या 12 नंबर आ गए थे। तो ऐसा मतलब नॉर्मली बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स हैं उनमें बहुत ऐसे टॉपर्स हैं जो एप्टीट्यूड कवर नहीं करते, फिर भी नंबर आ जाते हैं 11 12, या हो सकता है 13 14 नंबर 15 में से आ जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, या आपने एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या किया? मैंने एक्चुअली ट्राई किया था कि मैं सारे पीआई सॉल्व करूँ एप्टीट्यूड के, लेकिन मेरे से वो आधे ही हुए। तो लेकिन अभी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि ठीक है एप्टीट्यूड तो कैसे भी कर ही लेंगे, तो फिर मैंने इसका ज्यादा टेंशन नहीं लिया। और इस नॉर्मली। बार मेरा हम्म। एप्टी हाँ, राइट, हाँ और बताइए। एप्टीट्यूड में मेरा परफॉर्मेंस ऐसा था कि मैंने ऑलमोस्ट सभी सही किए थे, लेकिन जो काइंडली वाला क्वेश्चन था वो मैंने काइंड का काइंडली उधर टिक करके आ गया था। तो वो एक मैं अभी भी बोलूंगा कि वो मेरा गलत था, भले मार्क मिल गए हो। वो तो मार्क्स टू ऑल हो गया वो क्वेश्चन। हाँ, तो, राइट, तो राइट। ये तो ठीक है, 11 12 मार्क तो ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाएंगे, अगर आपने अपने 11 12 तक को भी पढ़ा है तो आपको उसमें से आ ही जाएगा ऐसा है। ओके। तो और आपका स्टडी आवर्स कितने थे पर डे? आप कितनी स्टडी आप करते थे ऑन एवरेज? ऑन एवरेज सर अगर देखा जाए तो 10 12 आवर्स तो होते ही होंगे ऑन एवरेज 10 12 एक्चुअली। आवर्स? हाँ मीन्स इसके बाद जुलाई महीने से लेके पूरा एंड तक 10 12 आवर्स। आखिरी में जब नवंबर के बाद थोड़ा सा मैंने शायद कम कर दिया होगा, लेकिन उतना था। ये मीन्स दूसरा कोई काम भी नहीं था ना, मैं फुल टाइम रिपीट कर रहा था, तो सुबह उठे बराबर, फ्रेश वगैरह हो लिए, अपना काम कर लिया, फिर पढ़ाई चालू, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब 2 2 3 3 घंटे पढ़ के थोड़ा ब्रेक लेके ऐसा कंटिन्यू रात तक चलते रहता था। तो वही लाइफ में और कुछ था ही नहीं। और उसके बाद में घर वाले थोड़ा सपोर्टिव थे, तो वो मुझे ज्यादा काम वगैरह भी नहीं बोलते थे, मीन्स मेनली वो बोलते थे कि तू पढ़ाई कर, बाकी हम देख लेंगे। वो एक थोड़ा सा मेरे लिए मतलब फुल टाइम रिपीट करने का एक फायदा रहता है। ओके। कुछ क्वेश्चंस मेरे गो क्लासेस से रिलेटेड हैं। आपको गो क्लासेस हाँ, का कैसे पता चला पहली बार? पहली बार पहली बार तो आई गेस वो जो आपने गो प्रेडिक्टर था उसमें लिख के था, मीन्स आपको आप एलिजिबल हो डिस्काउंट के लिए, तो वहां से पता चला। फिर उसके बाद मीन्स मेरा गेट 22 का प्रिपरेशन होने के बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने देखा कि ठीक है वहाँ पे फ्रीली लेक्चर्स अवेलेबल है, तो मैंने थोड़े देखे, मेरे को अच्छे लगे, फिर मैंने सचिन सर से बात की, मीन्स उनसे भी थोड़ा अच्छे से डिस्कस करने के बाद में, थोड़ा समझने के बाद में मुझे लगा कि ठीक है ले लेना चाहिए। ओके। एक और क्वेश्चन की, जैसे आपने किसी सब्जेक्ट की आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, हम खुद हाँ मतलब हमने शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कब ये मैसेज भेजा था, लेकिन आपको जो हमारा जो गो क्लासेस का जो अनाउंसमेंट जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज मिलेगा शायद, जहां पे मैंने लिखा था कि गो क्लासेस में पढ़ने के बाद में आपका स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का डर खत्म हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड बुक एकदम ऐसे हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम फ्री होके एकदम पढ़ पाएंगे, फ्री माइंड से आप। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से बहुत डर लगता है। अगर वो गूगल के ऊपर अगर कुछ टॉपिक अगर सर्च कर रहे हैं, तो वो किसी इंडियन हम्म, वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, किसी इंडियन वेबसाइट से उसको हाँ पढ़ लेंगे, लेकिन वो उसी टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लोगों को, हम्म, स्टूडेंट्स को डर लगता है स्टैंडर्ड बुक से। तो मैंने शायद मैसेज भेजा था, शायद जुलाई अगस्त या सितंबर कभी, तो मैंने ये मैसेज भेजा था कि गो क्लासेस से पढ़ने के बाद में रैंक आएगी, कितनी रैंक आएगी, अच्छी रैंक, वैसे तो ऑब्वियसली आप अच्छी तैयारी करोगे तो रैंक अच्छी आएगी और वो रिजल्ट दिख भी रहा है, लेकिन मैंने लिखा था कि जो भी होगा
लेकिन आपका स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से डर खत्म हो जाएगा। तो वो जो एक पॉइंट है जैसे आपने काफी स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ी हैं, तो क्या आप कुछ कंपेयर कर सकते हो कि आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए, और गो क्लासेस के अंदर आपको सेम टॉपिक को मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे डीबीएमएस है या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप लो तो उसके अंदर हर टॉपिक के अंदर आपको स्क्रीनशॉट मिलते हैं, वो भी 3 या 4 अलग अलग रिसोर्सेज के। जैसे अगर मैं टोटोलॉजी की अगर डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो टोटोलॉजी के डेफिनेशन के आपको 4 स्क्रीनशॉट मिलेंगे। तो सेम चीज की डीबीएमएस के अंदर भी मेरे ख्याल से डीबीएमएस जो है वो मैंने उलमान, नवाते, कोर्थ, ये 3 किताबों से मैंने पूरा डीबीएमएस पढ़ा है। हर टॉपिक के अंदर मैंने इन तीनों किताबों के मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, और इन तीनों किताबों को कंपाइल करके कंटेंट जो हमने जो कंटेंट है वो तैयार किया। तो क्या आप थोड़ा कंपैरिजन आप देंगे कि आपको कैसा फील हुआ? हाँ, तो एक तो अभी मैं डीबीएमएस का ही एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले। डीबीएमएस का जो गो क्लासेस का कोर्स था और जो नवाते में से गेट रेलेवेंट टॉपिक्स अगर आप निकाल के कंपेयर करो, तो आपका जो कोर्स था गो क्लासेस का, वो आई गेस सुपर सेट है डीबीएमएस नवाते की बुक से। ये मीन्स मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ अभी भी। तो क्योंकि मैंने दोनों भी पूरा फॉलो किया, आपका भी लेक्चर्स मैंने पूरे देखे हैं और नवाते भी मैंने पढ़ी है, तो मैं ये मेरा कंक्लूजन रहेगा उस मामले में। और अगर उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम जाएंगे टीओसी की तरफ, तो टीओसी में भी आपने जो पढ़ाया है वो सिपसर में, मतलब आपने सिपसर से बहुत ज्यादा पढ़ा है, सिपसर में उतना कुछ ये नहीं है। और आपने प्रूफ्स दिए हैं। उसके बाद में आपने ये भी बताया कि जैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन कहाँ पे कौन सी इसकी है, तो वो सब एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपको मतलब थोड़ा सा आपको डर नहीं लगेगा कि ठीक है, अरे ये तो क्वेश्चन में अलग आ गया है, हमने तो कुछ और पढ़ा था। और ये सब उसके बाद में ये स्पेशली जो ग्राफ थ्योरी है उसमें ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन की है। तो वहां पे भी आपने ये बताया है कि ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये नॉर्मल चीज है कि आपको इससे डरना नहीं है। और जो भी मीन्स अगर कुछ चेंजिंग मतलब अलग अलग डेफिनेशन रहेंगे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको कौन सी डेफिनेशन फॉलो करनी है। तो ये एक पॉइंट है कि जो मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आपको ये मालूम नहीं रहा तो आप मीन्स डर जाओगे क्वेश्चन देख के, और आपको ये भी लगेगा कि ठीक कितना सारा याद मतलब आपको अपने माइंड में रखना है। ग्राफ थ्योरी मीन्स टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा है। तो वो एक आपने जो एश्योरिटी दी है कि ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल के साथ में बताया कि ठीक है, ये देखो गेट का क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन है। ये देखो यूजीसी नेट का कोई भी क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कोई भी दूसरी डेफिनेशन फॉलो की थी, जो जनरल क्लिक वाला डेफिनेशन नहीं क्वेश्चन था थी। वो, क्लिक, हाँ वो हाँ क्लिक हाँ वाला हाँ, क्वेश्चन था। क्लिक वाला क्लिक, क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। वो एक फिर अभी उधर ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में क्या बुक्स फॉलो करके अभी मैं ये सोचते सोचते कंफ्यूज हो गया कि कहाँ का और क्या क्या बोलना है। लेकिन ये बहुत सही है कि आपने जो जो पढ़ाया है, ये आपने तीन महीने एग्जाम्पल दिए है, तो ये समझ सकते हैं कि गो क्लासेस के कोर्स थोड़े अच्छे से है कि उन्होंने मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करके बनाया है। ओके। तो एक और चीज, आपका कोई पूरे साल के अंदर आपने सारे इतने सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े गो क्लासेस से, आपका कोई वाव मोमेंट, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट जो आपके साथ अभी भी है, जो आपको याद है कि हाँ आप वो एक मोमेंट बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे गो क्लासेस के बारे में पूछे तो? कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो? टीओसी में जो डिसाइडेबिलिटी है वो है। और उसमें आपने जो वो पढ़ाया था वो एग्जाम्पल्स लेके टनल्स का, तो क्या टॉपिक का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, लेकिन मेरे को कंसेप्ट पूरा याद है। डोवे टेलिंग। वो एक बहुत सही लगा मेरे को, मीन्स इसके पहले वो मालूम नहीं था, और वो तो एक पजल जैसा है और वो बहुत यूजफुल भी है। डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वो एक अच्छी अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा टॉपिक बोलेंगे। उसके बाद में चेस एल्गोरिदम, आपने जब वो एग्जांपल बताया कि ये चेस एल्गोरिदम से आपका सही आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको सक्सेसिव ज्वाइन करके अगर आप मेथड फॉलो करोगे तो आपको गलत आंसर आएगा। ये तो मीन्स मेरे को मालूम ही नहीं था। तो वो एक डीबीएमएस मतलब इतना अच्छे से पढ़ने के बाद में डबल जब पढ़े तब पता चला कि ठीक है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर ये कुछ कुछ चीजें हैं। उसके बाद में एल्गोरिदम्स में भी सचिन सर ने बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह दिए हैं, मीन्स इंट्यूटिव प्रूफ्स। उसके बाद और देखा जाए तो डीपी जो सर ने पढ़ाया है वो भी पूरा सीरीज बहुत बहुत ही मतलब उन्होंने शानदार तरीके से बताया। और
और बस अभी राइट नाउ तो इतने ही याद आ रहे। ओके ओके शिशिर, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि शिशिर से पूछने हैं, तो ऑलमोस्ट सारे मैंने देख लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। क्या आप कंसिस्टेंट थे कि आप रोजाना पढ़ रहे हैं जुलाई या मार्च या मई से लेके फिर गेट के एग्जाम तक आप कंसिस्टेंट रहे? हाँ, अगर फैमिली इमरजेंसीज को हटा दिया जाए तो मैं कंसिस्टेंट था। एक दिन से ज्यादा मैंने कभी गैप नहीं दिया है। वो ओके। और बीच बीच में ऐसा होता था कि एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती थी कि ठीक है आप कम पढ़ रहे हो, 4-5 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, लेकिन रोज डेली कंटिन्यू में पढ़ता था। बस वो फैमिली इमरजेंसीज को छोड़ दिया जाए तो। और गेट के जो पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं गेट के एग्जाम के लिए, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप और कुछ करो मत करो, गेट के पीवाईक्यूज जो हैं उनको बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस के साथ समझ लो, सारे गेट के पीवाईक्यूज को। तो आपने गेट के पीवाईक्यूज कैसे किए और आपको क्या लगता है उनकी कितनी वैल्यू है? उनकी वैल्यू तो है, मीन्स वैल्यू उनकी इन द सेंस ऐसा है कि आपके कंपिटिटर्स जितने भी है वो सारे में जो भी जिसके साथ भी आप compete कर रहे हो वो पूरे पीआईक्यू सॉल्व करेगा, ये आपको पहले समझना है। फिर अगर नहीं किया तो आप वहाँ ऑलरेडी उनसे पीछे चले गए, ऐसा आप समझ सकते हो। पीआईक्यू का बस ये है कि आपको मीन्स अपना जो एज है वो नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किए तो किसी और को आप एज दे रहे हो अपने से ज्यादा। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद में आपने अगर समझो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको पीआईक्यू से आपको आपकी गलतियां समझ में आ सकती है कि आपने ये टॉपिक स्किप किया है या नहीं किया है। वो एक पॉइंट है। और बस। ओके। एक और आप आप अगर खुद को एक एडवाइस देना चाहो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपकी कहाँ पे कोई कमी रही हो जो आपको आज भी ऐसा है कि यार मेरे को वो चीज मैं अलग कर लेता, ठीक है, मतलब आज अगर आप पास्ट में जाके अगर खुद को कुछ सजेशन देना चाहो, कुछ बदलना चाहो अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो वो क्या होगा? मैं यही बोलूंगा कि पीआईक्यू पूरे सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपने नहीं मिस किए? पूरे पूरे नहीं किए। ओके, आपने मतलब कब से कब तक किए? नहीं सर, ऐसा डेट वाइज नहीं है, मतलब मैंने जो सब्जेक्ट के किए है वो पूरे गेट ओवरफ्लो के पीडीएफ सॉल्व किए है। और जो जो सब्जेक्ट के मैंने नहीं किए तो वो कुछ भी नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया। मेनली मतलब जो जो सब्जेक्ट मैंने आखिरी में पढ़े हैं वो सब। एक ऐसा सजेशन एक्चुअली बहुत यूट्यूबर्स जो हैं वो देते हैं, मैं कभी कभी मैं देखता हूँ कि इस तरह का सजेशन आता है कि लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या लास्ट 10 ईयर्स के गेट पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, लास्ट 40 ईयर्स के करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज से आप, इस चीज के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? मेनली तो ये है कि क्वेश्चन जो 10 साल या 20 साल पहले अच्छा था वो आज भी अच्छा ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये तो लाइन आप भी बोलते हो। और उसके अलावा जो अच्छा क्वेश्चन है वो तो अच्छा ही रहेगा, फिर आपको सॉल्व करना ही चाहिए। आप चाहे वो क्वेश्चन अभी पीआईक्यू का हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज का हो या फिर पीआईएफआर का पीआईक्यू हो या कहीं और का, अगर आपके सामने भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो आपने वो कर देना चाहिए सॉल्व। तो मेन चीज ये है कि अगर शिशिर को अगर एक चीज अपनी बदलनी हो, या पास्ट में जाके अगर खुद खुद की अगर प्रिपरेशन के अंदर अगर एक चीज बदलनी हो, तो शिशिर बोल रहे हैं कि सारे पीवाईक्यूज, ओके, चाहे वो मतलब लास्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स, मतलब जब से गेट एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेके अब तक के जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो शिशिर सॉल्व करना चाहेंगे। अगर अगर कुछ चेंज करें तो वो ये करना चाहेंगे, और दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। और शिशिर, मैं भी एक्चुअली स्टूडेंट्स को, आपने देखा होगा कि मैं भी बहुत एनकरेज करता हूँ कि आप गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, टीआईएफआर के पीवाईक्यू सॉल्व करो। हम हमारे लेक्चर्स के अंदर भी टीआईएफआर, गेट गेट नेट, तो जितने भी ये जो एग्जाम्स हैं इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको काफी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आपको इनके सारे पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने चाहिए। और वो जो सजेशन है वो शिशिर ने भी दिया है। तो शिशिर, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? नाउ यू आर ऑल इंडिया रैंक 29, सो विच कॉलेज? आईआईएससी जाने का सर ट्राई रहेगा फिर। आईआईसी, कोई कंफ्यूजन नहीं है आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईसी नहीं बैंगलोर नहीं कोई? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आईआईएससी कोई एम था और उधर ही जाना। ओके, और एमटेक या एमटेक रिसर्च? आइडियली एमटेक रिसर्च मैं पसंद करता था, लेकिन मतलब क्योंकि ड्यूरेशन का थोड़ा सा ये है प्रेशर टाइम का,
तो मैं 2 साल का कोर्स लेना पसंद करूंगा। एमटेक एआई का मैंने मतलब सीनियर से बात की है, तो वो बोल रहे थे कि एमटेक एआई थोड़ा सा रिसर्च हेवी भी है, मैथमेटिक्स भी उसमें ज्यादा रहेगा, तो वो मेरे पसंद में वही सब ये है एमटेक एआई। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके शिशिर। तो ओके, तो मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और काफी अच्छा आपका ये जो इंटरव्यू है ये काफी लोगों को इंस्पायर करने वाला है। मेन 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 पॉइंट वही है कि जो स्टूडेंट्स, जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स जो होपलेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो बीटेक के वो जो 4 साल है उनके अंदर कभी किसी पॉइंट के ऊपर जाके उनको ऐसा लगता है कि यार क्या करूं क्या ना करूं। ओके, अगर किसी के बैकलॉग हैं तो वो भी काफी ऐसे डिमोटिवेट होते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है ये काफी स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाला है। उनको कम से कम ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, बैकलॉग हैं तो भी हम कर सकते हैं, तो भी हम एकदम लाइफ चेंज कर सकते हैं। हम गेट टॉप करके आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, इस तरह के कॉलेजेस के अंदर जाके एकदम होता है ना कि टर्न अराउंड बिल्कुल लाइफ का, कहाँ पर 15 बैकलॉग और आज गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 29, मतलब वो जो कंप्लीट जो टर्न अराउंड है वो भी एकदम पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को लाइफ के किसी भी मतलब किसी भी मोड के ऊपर आपको ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को एकदम चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये मैं फील करता हूँ क्योंकि शिशिर, जैसे मैंने बताया, मैं भी बीटेक के अंदर मेरी भी काफी बैकलॉग्स थी। ओके, तो इसलिए मैं ये चीज एक्चुअली, मैं जब भी मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है मेरे पास, जैसे लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मेरे ये बैकलॉग लग गई, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता, मैं प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हूं, अब मैं क्या करूं। तो तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर मैं सीधा मतलब यही बोलता हूँ कि आप अभी भी आप अपनी लाइफ पूरी टर्न अराउंड कर सकते हैं। आपकी कॉलेज का जो टॉपर है आप उससे भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी हम्म, कॉलेज के अंदर किसी ने 5, 10 या 15 लाख का प्लेसमेंट लिया हो, आप उसको भी पीछे करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, किसी को क्या, चलो किसी से कंपैरिजन करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं बस बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं जैसा शिशिर ने किया है। तो शिशिर, काफी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है। मैं एक बार कंक्लूड करना चाहता हूं इसको। तो शिशिर ने बेसिकली बीटेक के अंदर शिशिर की 15 बैकलॉग्स हैं। उसके बाद में शिशिर प्लेसमेंट्स के लिए भी आप एलिजिबल नहीं थे, राइट? हाँ एलिजिबल नहीं था। ओके, तो शिशिर प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद में शिशिर ने गेट के एग्जाम की तैयारी करी और फाइनली जो उनकी जो रैंक आई वो आई 29, ऑल इंडिया रैंक 29, और अभी वो आईआईएससी बैंगलोर वो जाने वाले हैं। और ये जो बेसिकली 15 बैकलॉग से ऑल इंडिया रैंक 29, ये जो कंप्लीट जो टर्न अराउंड जो उन्होंने किया है, तो दिस इज अ इंस्पिरेशन फॉर मैनी स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स को ये चीज इंस्पायर करने वाली है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी जो इस वक्त बीटेक में है, और अगर उसको बैकलॉग्स हैं और वो अगर थोड़ा डिमोटिवेट है, तो ये इंटरव्यू आप पूरा देखो। ओके, डेफिनेटली। और ये इंटरव्यू देखने के बाद में बस स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ को एकदम चेंज करने की जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर दो। ओके, तो शिशिर, एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पूरे एक साल में, पिछले एक साल से मैं आपको देख रहा हूँ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे या गेट और फ्लो के चैनल पे। तो मेरे दिमाग में ये मेंटल पिक्चर थी कि आप काफी सिंसियर टाइप स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होते हैं ना जो बीटेक में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, 11th में भी टॉपर, मतलब थ्रू आउट द लाइफ वो एकदम टॉपर बन के रहते हैं। तो मेरी ऐसी मेंटल पिक्चर थी न, आपके लिए। अ, नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है। मतलब 11, 12, 10 का ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ बीटेक का, तो फिर उसमें भी मीन्स पूरा 4 साल के बाद का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, तो मैं फोर्थ था लास्ट में। तो लास्ट में से फोर्थ? टोटल कितने हाँ, स्टूडेंट्स थे आपके बैच में? 72 या 73 थे मीन्स जिस साल हम पास आउट हुए। और उनमें से आप, आपकी फोर्थ, पोजीशन बीटेक जब फोर्थ खत्म हुई तो नीचे आपकी से। पोजीशन नीचे से फोर्थ। हाँ तो शिशिर, एक फाइनल चीज जो हम करते हैं हर इंटरव्यू में वो है मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स। आप, मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं, आप जो गेट हाँ। के जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप अपनी तरफ से सजेशन दीजिए। वो भी अगले साल आपकी तरह गेट गेट एग्जाम टॉप करके वो भी आईआईटी, आईआईएससी बेंगलोर, इस तरह के कॉलेजेस में वो भी जाना चाहते हैं। तो आप उनकी हेल्प कीजिए। सो प्लीज गिव योर मैसेज टू द एस्पिरेंट्स। मेरी मतलब एक एक मूवी है ब्लीड फॉर दिस, उसमें एक लास्ट में एक डायलॉग है। तो वो डायलॉग तो एज इट इज नहीं बोलने वाला हूँ मैं, लेकिन आपको उससे रिलेटेड और गेट से उसको रिलेट करके आपको बताऊंगा। देखो, आपको बहुत लोग ऐसा बताएंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये मतलब इजी नहीं है, टॉप रैंक लाना इतना आसान नहीं है।
ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे, लेकिन अगर उनकी बात सुन ली तो आपसे फिर वो नहीं होगा टॉप रैंक लाना। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि टॉप रैंक लाना भी इजी है, तो आपसे आ जाएगा। अभी ये बात कब तक सही रहेंगी, जब तक ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं चलेंगी कि टॉप रैंक लाना भी इजी है, तब तक वो आप इसका फायदा उठा सकते तो बेसिकली यहाँ पे बात वही है कि आप अपने एटीट्यूड को, जो मेंटल जो एटीट्यूड है आपको, उसको किस डायरेक्शन में आप उसको भेज रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि गेट इजी है, कर लूंगा, ठीक है, मेहनत करूंगा, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, हो। राइट। इस तरह के मैसेजेस मुझे भी मिलते हैं शिशिर की, सर गेट निकल तो जाएगा ना सर, रिस्क है, काफी रिस्क है, अगर मैं एक साल तैयारी करूं फिर भी अगर गेट के अंदर रैंक नहीं आई तो क्या करूंगा, रिस्क है। तो मैं उनको फिर ये बोलता हूँ कि अगर एक साल अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो अभी से आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं निकलेगा। आप एक साल अच्छी तैयारी करो, अच्छे से एकदम प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट सीखो, डेडिकेशन के साथ करो प्रिपरेशन, क्यों नहीं निकलेगा। तो वो बेसिकली एक मेंटल एटीट्यूड होता है कि आप अगर शुरुआत में अगर आपने सोच लिया है कि नहीं निकलेगा, तो फिर नहीं हम्म। निकलेगा। और सर बहुत लोग ऐसे भी रहते हो, मतलब उनका अपना रीजन होगा कुछ, लेकिन वो सब बताते कि ठीक है भाई टॉप रैंक यार 100 लाना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा वो बताते रहते दूसरों को। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 100 to 200 रैंक लाना इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। आपको एक तो सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर भी नहीं करना है। आप एक आधा आपको सब्जेक्ट को ये तो मतलब अच्छा नहीं लगता, जैसे अभी मेरी बात ले लो, सीएन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 2 साल मैंने उसको ट्राई किया है पढ़ने का, लेकिन तभी भी वो मेरे से हुआ ही नहीं कुछ भी। फिर भी है गई है ना। तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं, इवन जो एक फेमस एग्जांपल है अपने प्रागी अग्रवाल, है ना, सही नाम है ऑल ना इंडिया उनका? रैंक 37। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 37, उनका भी आप देख लो, उन्होंने भी सीएन नहीं किया था। उसके बाद अभी फ्यूचर में एक गो क्लासेस के स्टूडेंट का भी इंटरव्यू आने वाला है, आदित्य शाह। उन्होंने भी 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं किए हैं, उनका भी 107 रैंक आया है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप बस इतना ये कर लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो, और अपने आप से मैं झूठ नहीं बोलना है कि ठीक है ये पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अपने से जो नहीं हो रहा वो। ऐसे ऐसे आप अगर लेके चलोगे माइंडसेट, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया कि ठीक है मैं फुल ट्राई करूंगा जितना मेरे से होता, एक आधा टॉपिक समझो नहीं हुआ तो उसको छोड़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लेकिन ट्राई तो आपको फुल मतलब पूरे मन से ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल अपना पूरा बेस्ट दो। अभी से ये सोच के मत बैठो कि हाँ मैं लास्ट में एक सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, अभी से मत सोच के बैठो। जो स्टूडेंट्स हाँ। जैसे शिशिर है, शिशिर ने भी अगर कोई टॉपिक छोड़ा है तो वो टाइम लिमिट की वजह से छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि पहले से सोच के बैठे थे कि हाँ मैं छोड़ूंगा लास्ट में, ऐसा नहीं है। अपना बेस्ट दो। उसके बाद में अगर आप कोई सब्जेक्ट अगर छूट जाता है एक दो, आदित्य शोक के एक्चुअली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट उसने छोड़े, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने सब्जेक्ट उन्होंने हम्म। कितना सिलेबस कवर किया है, ठीक है, वो तो इंटरव्यू में पता चल जाएगा, एकदम डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगता है शायद 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट उन्होंने कम से कम छोड़े हैं, और फिर भी उनकी रैंक है 107, ठीक है। बात यहीं पे आ जाती है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दो, जितना आप कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से करो। आदित्य का जो नॉलेज है या शिशिर का जो नॉलेज है, उन टॉपिक्स का, जो टॉपिक्स इन्होंने पढ़े हैं, ठीक है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, उन टॉपिक्स में से आप इनको कोई भी क्वेश्चन दो ये सोल्व कर देंगे। तो इसीलिए आप जितना पढ़ रहे हो उनको, आप उस चीज को आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, उसी से आपकी रैंक आती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो रैंक आ गई, ऐसा नहीं है। तो शिशिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू या सो ओके, मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके शिशिर, ओके।